हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और या आपके कमेंट्स सारे थे, सबसे ज़्यादा काव्या आपका कमेंट सारा था कि व्याकरण हिंदी मतलब एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है शायद आप। तो व्याकरण के बारे में कुछ डिटेल्स बताएं कि मैंने कहाँ से स्टडी की थी। तो वैसे तो मैंने मॉडल पेपर से ही स्टडी की थी, बट उसमें से जो मॉडल पेपर है उसमें से जो कुछ टॉपिक थे वो मैंने अपनी 12th की बुक से कवर किए थे और 11th की बुक से कवर किए थे। और अभी मुझे मॉडल पेपर मिल नहीं पा रहा था एक्चुअली, मैंने उठा के रख दिए थे क्योंकि मैंने 2024 में करी थी। तो उसकी वजह से मैं आपकी वीडियो नहीं ला पा रही थी, ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, बट मैंने अब ढूंढ लिया है। तो इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और आपकी मम्मी भी ठीक हो जाएगी। टेक केयर, अपना भी ध्यान रखो, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखो। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करती है कि मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की स्टडी कहाँ से की थी। तो ये है मनुश्री का मॉडल पेपर, ये कुछ ऐसा दिखता है और मैंने इसी से अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में स्टडी की थी। मनुश्री के मॉडल पेपर्स होते हैं ये, और हमारे यहाँ पर और नहीं आते हैं, यही मिलते हैं मनुश्री के। मैंने इसी से अपनी स्टडी की थी और इसका कोड है 283, संस्कृत व्याकरण वाला ये। तो अभी मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ और काव्या आप भी देख लेना, परेशान मत होना बिल्कुल भी। तो ये देखिए, इसमें जो हमारे वो है सिलेबस व्याकरण का, वो ये वाले टॉपिक है। यूनिट 1 तो है कारक प्रकरण, सेकंड यूनिट में है स्त्री प्रत्यय सिद्धांत कौमुदी का, और यूनिट 3 में है तद्धित प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी, ये सब है इसमें। और यूनिट 4 जो है हमारा वो निबंध है। यूनिट 5 इसमें है हमारे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। इसमें स्टैंजा आता है, सेंटेंस नहीं आता है, क्योंकि एमए का लेवल का है तो आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस तो वो नहीं देंगे। ये पूरा स्टैंजा देते हैं, एक हिंदी में देते हैं कि उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना होता है, और जो संस्कृत में आता है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा मॉडल पेपर है मेरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार पीछे से। देखिए यहाँ पर तो दे रखा है अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम में आपको धातु रूप, शब्द रूप याद करने पड़ेंगे अच्छे से, और जो हमारे धातु रूप है उनको सभी लकारों में याद करना पड़ेगा। इसमें लकार के रूप भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और ये जो हमारी कारक चिन्ह है ये तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे, बट इन्हीं से आपको पता है सेंटेंस हम अच्छे से बना पाते हैं। तो इसके लिए हमें ये वाली सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। इन्होंने सब चीज़ के लिए दे दिया है कि किससे कौन सा सेंटेंस बनेगा। ये देखिए, ये संप्रदान का हो गया, ये अपादान का हो गया, ये संबंध का हो गया, ये सारे कारक ही चल रहे हैं। ये अधिकरण का हो गया और ये सर्वनाम का हो गया। फिर आगे हमारे लकार प्रयोग, फिर है कृदंत का प्रयोग, और ये अभ्यास कार्य के लिए दे दिए हैं। और जो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं उनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि उनके प्रत्याहार कभी कभी पूछ लेते हैं। अभी मेरा जो पेपर था एक्चुअली 2024 वाला, वो मेरे को अभी मिल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ पर उठा के रख दिए हैं। नहीं तो मैं आपको उससे देख के और बताती तो मुझे थोड़ा सा अच्छा याद रहता। और जो हमारी संध्या है वो मैंने 12th में भी की थी, और देखिए हमारे बीए के सिलेबस में भी थी संस्कृत। तो जो मैंने संध्या और प्रत्यय वगैरह हैं, कुछ मैंने 12th से किए थे, कुछ मैंने अपने बीए के सिलेबस से किए थे। जो मैंने बीए में, क्योंकि मेरे पास संस्कृत था बीए में भी, तो मैंने वहाँ से भी कुछ कुछ पढ़ाई करी थी। क्योंकि इन वाले मॉडल में थोड़ा अच्छे से नहीं दिया हुआ है मुझे पता है, बट इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा होगा। और फिर मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, अभी वेट कीजिए। तो अब मैं जो दूसरा टॉपिक आपको बताने वाली थी वो था निबंध का। निबंध आई थिंक 10 या फिर 20 मार्क्स का आता है, शायद 20 का ही होगा, 10 का नहीं होगा, मेरे को अभी अच्छे से रिमाइंड नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देख लीजिएगा। कम से कम आपको 3 पेज का निबंध लिखना पड़ेगा संस्कृत में, और उसमें एक जो ख़ास बात है वो मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वो है संस्कृत में आपने जैसे थोड़ा सा ये लिख दिया कुछ, जैसे ये वेदानाम महत्वम का संस्कृत में निबंध लिखा है, तो आपने थोड़ी सी बात लिख दी, उसके बाद हेडिंग में भी लिखेंगे आप, उसके बाद आपको श्लोक भी लिखना पड़ेगा बीच में। मैंने भी लिखे थे क्योंकि हमारे जो मैम थी 10th में 12th में, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि बेटा जब तो छोटे थे हम तो
एक एक श्लोक ही लिखते थे, तो उन्होंने बोला था कि एक एक श्लोक काफ़ी है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तो थोड़ा 10 लाइन का ही लिखना होता था। बट अब लाइन में तो लिखेंगे नहीं, अब तो स्टैंजा में लिखेंगे, क्योंकि एमए लेवल का है। तो ये एक टिप है। और दूसरी बात ये है कि एक श्लोक से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 श्लोक तो आपको चाहिए होंगे। और श्लोक ऐसे ले लेना जो थोड़े कॉमन हो और आपके 2 या 3 निबंध में वही चल जाएं, क्योंकि इतने सारे श्लोक तो नहीं याद हो पाएंगे। मैं ये बात समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे किया था। अब जैसे इसमें मैं बताती हूँ आपको एक चीज़ और। अब जैसे यहाँ पे पहला जो हमारा वो है निबंध, वो दे रखा है वेदानाम महत्वम, तो ये वेदों का महत्व के बारे में है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। सेकंड है हमारा वैदिक संस्कृति। तो जो अभी मैंने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बताया था, तो थोड़ा थोड़ा इनमें कॉमन लाइंस होती हैं, तो आप अगर रीड करोगे बार बार तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारे ही निबंध याद करना, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैंने भी नहीं किए थे। तो ये देखिए, फिर था हमारा थर्ड वाला उपनिषद महत्व, और ये अभी वही चल रहा है। फोर्थ वाला है हमारा वेदांगना महत्व। अब इससे पहले वेद महत्व था, और अब ये वेदांगना महत्व है, तो ये भी थोड़ा कॉमन सही है। तो अगर आप इसके वाले भी श्लोक लिख लोगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लिख सकते हैं आराम से। पर श्लोक की जो स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये आ गया हमारा वाल्मीकि रामायण, इसका मतलब रामायण के बारे में तो आप सभी को पता ही है, तो आप अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हैं। और फिर आ गया हमारा काव्य रूपम। काव्य रूप मतलब संस्कृत का काव्य रूप के बारे में है ये हमारा श्लोक, सॉरी निबंध। उसके बाद है हमारा, फिर है रस स्वरूपम, रस के बारे में है ये। और उसके बाद है आचार है परमो धर्म, आचार ही हमारा परम धर्म है, ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये सब इसके श्लोक ही लिखे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और आप मुझे ना कमेंट्स में ये बताना कि आप कौन सी मॉडल से तैयारी करते हो, या फिर बुक से करते हो या फिर मॉडल से करते हो, और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और फिर 10 है हमारा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, ये वाला थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको मत करना आप। फिर आइए संस्कृत भाषाया महत्वम, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कर ही लेना, कम से कम 3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे तो भी अच्छी बात है। इसका संस्कृत महत्व को लेके आप ना इनको हमेशा हेडिंग में ही लिखना। ये एक और टिप मैं बता रही हूँ, लाइन में मत लिखना, लाइन में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अब हम एमए के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, एग्जामिनर को लगेगा अरे गिन गिन की लाइन लिखी है। तो इसलिए चाहे आप 2 ही पेज का लिखोगे, बट आप उसको एक तो श्लोक जरूर लिखोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सबको स्टैंजा में लिखोगे, हेडिंग के साथ ही लिखोगे। और ये वाला जो श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको तो आप लिख ही लेना। बाद आ गया है हमारा ये प्राचीन भारतीय संस्कृतम, तो जो ये संस्कृत महत्व है और प्राचीन भारत में संस्कृत कैसा था, तो ये दोनों भी कॉमन से ही हैं, तो इसमें भी आप दोनों को याद करोगे। अगर इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए आप उसी में वो लिख सकते हो आराम से। फिर नेक्स्ट आ गया कालिदास, कालिदास का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कालिदास का श्लोक है एक, वो इसमें तो नहीं दिख रहा है, बट कालिदास के आप गूगल से सर्च कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है कालिदास के ऊपर। आई थिंक ये वाला ही है, वो पूरा कवि नाम गणना प्रसंगी वाला, हाँ यही है वो कालिदास है वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में और भी आप गूगल से सर्च करके याद कर लेना, कालिदास के ऊपर जो निबंध होगा आपका। फिर हमारा भारवी को तो आप मत करना, रीड कर लेना। नेक्स्ट है श्रीहर्ष, और श्रीहर्ष का भी इम्पोर्टेंट है। फिर है ये हमारे जो वो है ना ऐसे, ये अब कवि के ऊपर आ गए हैं। फिर है माघ, फिर आगे भवभूति, देन आ गया बाण भट्ट, बाण भट्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कालिदास है।
और ये जो हमारा निबंध वाला सेक्शन था ये हो चुका है ख़त्म। और मुझे आपको एक और बात बतानी थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, जो एक और बात थी, जो भी मैंने अभी कवि वाले आपको ये बताए हैं निबंध, तो इनके बारे में आप यूट्यूब से हिंदी में स्टोरी सर्च कर लेना और उनको याद कर लेना। छोटे से नोट्स बना लेना ताकि आपको चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको याद रहें। और अगर इनका ऐसे आए तो आप उनको संस्कृत में कन्वर्ट करके लिख देना। मैंने भी ऐसे किया था, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और उन निबंध को लेके जो आपके 2024 में आए थे निबंध, आप एक बार उनमें से भी देख लीजिएगा कौन कौन से आए हैं, और उनको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। मेरे पास तो उस वक्त बिल्कुल भी एक भी कहीं से भी क्वेश्चन पेपर की हेल्प ही नहीं मिली थी। फिर मैंने सोचा था कि अब जो संस्कृत के स्टूडेंट होंगे MA के, मैं उनके लिए पेपर ज़रूर डालूँगी यूट्यूब पे ताकि उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ना ही ये पता था कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, कुछ भी नहीं पता था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, कितने गद्यांश आएंगे, कुछ भी नहीं पता था। और मेरे पास 2025 वाले पेपर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि मैंने 2024 में किया था MA फर्स्ट ईयर। तो और ये है फिर हमारा कृदंत प्रकरण। इसमें हमारे छोटे छोटे सूत्र होते हैं, ये देखिए, हमें इनकी व्याख्या करनी होती है। और ये है ना, बहुत सारे हैं, मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था कौन सा है। आई थिंक ये कितने हैं मेन मॉडल पेपर में, तो ये हमारे पूरे 75। तो ये कहीं से भी वे पूछ लेते हैं, जो आपके पेपर में हो आप उनको तो अच्छे से तैयार कीजिएगा ही, और जो आपको लगे थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप उसको भी याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे ये सूत्रों की व्याख्या है, इसको आप आधे आधे पेज का लिखोगे तो काम चल जाएगा आराम से। मैंने भी आधे पेज का ही लिखे थे। फिर है पूर्व कृदंत की रूप सिद्धि, उत्तर कृदंत की रूप सिद्धि। इसमें से भी कुछ कुछ सूत्र वो पूछ लेते हैं, ये देखिए। तो इनको भी आधे आधे पेज के लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। इनमें से भी आए थे मेरे पेपर में, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि एक तो मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, ये आधे आधे पेज के लिखोगे तो काम चल जाएगा। फिर है हमारे अभी कुछ और चीज़ें हैं। व्याकरण का मॉडल मैंने आज पूरा ख़त्म कर दिया है समझाने के लिए। अगर कुछ भी और समझना हो आपको तो मुझे कमेंट्स में लिख देना। वैसे मैंने जितनी हेल्प हो पा रही है मैं आपकी कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से नहीं वीडियो आ पा रही थी। और मैंने बताया था कि मॉडल पेपर भी मेरे खो गए थे। और ये वाले जो सूत्र हैं ये सिद्धांत कौमुदी के हैं, समास प्रकरण के। इनके भी सूत्र आते हैं, जैसे लिखे हैं इन्हें छोटे छोटे, ये बस इतने ही फॉर्म में आते हैं कि इनकी व्याख्या कीजिए सूत्रों की। तो आपको ये अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये है मेरे मॉडल पेपर में या 43 हैं ये देखिए। तो 43 के 43 लर्न करने पड़ेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर में है उनको तो आप अच्छे से कीजिएगा। तो वैसे तो मैंने सारे बता ही दिया है आपको। जो ये बचा था लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण, जो हमारे कारक होते हैं इनके सूत्रों की व्याख्या होती है। जैसे कि हमने 12th में भी पढ़े थे और BA में भी पढ़े थे, अलग अलग सूत्र लिखे थे अलग अलग विभक्ति के। जैसे एक विभक्ति फर्स्ट विभक्ति है, उसका 2 सूत्र दे दिया, 3 सूत्र दे दिए। दूसरी विभक्ति के हो गए, क्योंकि विभक्ति और कारक तो आपको पता ही है सेम ही होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, ये दूसरी विभक्ति का है। फिर दूसरी का इन्होंने एक और दे दिया, एक कथितम च, तो ये इनको अलग से पूछ लेते हैं। मतलब ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि आप इस वाले सूत्र की व्याख्या कीजिए, और उसमें उदाहरण भी लिखना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने दूसरा दे दिया ये अधिसिंह स्थासाम कर्म, फिर ये है अभिनिवेश, और फिर है सान्वध्या अंगवश, फिर ये सब है। ऐसे इसमें इन्होंने अलग अलग दे दिया। अति रति क्रम निश्चय, एक उसके 8 या 10 भी दे रखे हैं। और देखिए फिर यहाँ पे आ गया कालध्वनो रतनीय संयोगे। उसके बाद अब आया ही हमारे तृतीय विभक्ति के सूत्र। तो तृतीय के भी इन्होंने 10 तो उसके दिए थे, 2 के मतलब दूसरी विभक्ति के, और तीसरी के हमारे दिए हैं 4, फोर्थ के दिए हैं, फोर्थ की आई थिंक
ये 4th के आई थिंक 8 हैं। और जो ये वाला था, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं ना, आप सभी को पता होगा कि हम क्या पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये वाला फिर पंचमी विभक्ति का वितरार्थनम भय हेतु, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और षष्ठी से ये भी इम्पोर्टेंट है। बस ऐसे ही करके इसमें सारे जो हमारे विभक्ति और कारक होते हैं उनके सूत्र दे रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से याद कीजिएगा। और मैंने आपको अपने व्याकरण के जो हमारा ये था अनुवाद का और निबंध वगैरह सारा डिटेल्स में बता दिया है। ये देखिए अभी मैंने पूरा मॉडल बता दिया, बट अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट्स में लिख देना। मैं आपकी हेल्प करूँगी ज़रूर। और आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं मुझे कमेंट्स में बताना। बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट्स में लिख देना। मैं रीड करके वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।